अच्छा बच्चों, नमस्ते। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग अपने घर में तैयारी कर रहे होंगे। आज अपन पाठ संख्या 2 जीव विज्ञान नर एवं मादा युग्मोद्भिद संरचना एवं विकास का अध्ययन करेंगे। इसके नोट्स मैंने पहले आपको सेंड कर चुका हूँ। आज अपन इसका वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए बच्चों, पाठ का नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास। इंग्लिश में बोले तो अपन बोलेंगे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। पढ़ने से पहले परिचय करें, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में चर्चा करेंगे फ्लावर। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन में चर्चा करेंगे फ्लावर की पुष्प का अध्ययन। देखिए, अपन ने इससे पहले अध्याय फर्स्ट में पुष्प के बारे में चर्चा की थी और आज अपन पुष्प के नर और मादा युग्मकोद्भिद की चर्चा करेंगे। तो अपन ने कहा था कि पुष्प में दो चक्र होते हैं, एक सहायक चक्र होता है और एक आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र को अपन ने कहा था कि इसे जनन चक्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जनन चक्र कहते हैं। और जो अध्याय 2 है हमारा, वो इसी से रिलेटेड है कि जनन चक्र के भाग। अपन ने इस जनन चक्र को दो भागों में या जनन चक्र में दो भाग थे, एक था पुमंग और एक था जाया। देखिए, पुष्प की चर्चा कर रहे हैं अपन। पुष्प में दो भाग होते हैं, पुष्प को दो भागों में बांटा, सहायक चक्र, आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र को अपन ने जनन चक्र कहा और जनन चक्र में दो भाग आ गए, पुमंग और जायान। पुमंग और जायान, पुमंग भाग रिप्रेजेंट करता है नर को और जायान रिप्रेजेंट करता है मादा। आज अपन आवर्त बीजी पादपों में नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का अध्ययन करेंगे। आवर्त बीजी पादपों में जो जनन होता है, आवर्त बीजी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है, वह लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्प के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पुष्प के द्वारा। और पुष्प में पुमंग नर भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जायान मादा भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपन पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद की संरचना। अब हमारा पहला पॉइंट शुरू होता है यहाँ से। कहाँ से शुरू होता है? नर युग्मकोद्भिद की संरचना। तो पहला पॉइंट लिखते हैं अपन, नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। अब अपन पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। ये अपना पहला पॉइंट होता है। तो देखिए, नर युग्मकोद्भिद का मतलब होता है युग्मक का निर्माण। युग्मकोद्भिद का क्या होता है? युग्मक का निर्माण। और नर कौन से युग्मक का निर्माण? नर युग्मक का। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है और उसकी संरचना कैसी होती है, इसका अध्ययन अपन करेंगे। विकास का अर्थ होता है डेवलपमेंट, यानी नर युग्मक का निर्माण। और फिर क्या पढ़ेंगे? उसकी संरचना के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो नर युग्मकोद्भिद, हमने फ्लावर में नर युग्मकोद्भिद को पढ़ा था, तो हमने कहा था कि पुष्प का नर भाग कौन सा होता है? पुमंग होता है। पुष्प का नर भाग कौन सा होता है? पुमंग होता है। और पुमंग की इकाई, पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर को ही लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं।
क्या कहते हैं? लघु बीजाणु प्रण कहते हैं। अब अपन कह रहे हैं कि पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर होता है। पुंकेसर को ही क्या कहते हैं? लघु बीजाणु प्रण कहते हैं। और पुमंग क्या है? उसका नर भाग है। उसका कौन सा भाग है? नर भाग है। और अपन जानते हैं कि इसकी इकाई क्या होती है? पुंकेसर। तो पुंकेसर के शीर्ष भाग पर, किसके शीर्ष भाग पर? पुंकेसर के शीर्ष भाग पर, जैसे मैं एक पुंकेसर का चित्र बना रहा हूं कि पुंकेसर के शीर्ष भाग पर परागकोश पाया जाता है। पुंकेसर के शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है? परागकोश पाया जाता है। पुंकेसर के शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है? परागकोश। परागकोश को इंग्लिश में हम कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। किसको? कोश का मतलब थैला। तो यहाँ तो एक ही मीनिंग आएगा। परागकोश का मतलब एंथर। कोश का अर्थ होता है थैले में कोई चीज भरी है। कोश यानी थैले, और पराग यानी परागकण, जहाँ परागकण पाया जाता है उसे परागकोश कहते हैं। अब परागकोश क्या है? एक प्रकार से जनन का भाग हो गया। परागकोश क्या हो गया? जनन का भाग हो गया। कौन से जनन का भाग हो गया? नरयुग्मक के जनन का भाग हो गया। जो कहाँ पर पाया जाता है? पुंकेसर के शीर्ष पर पाया जाता है। शीर्ष पर पाया जाता है, जो यह योजी ऊतक के द्वारा आपस में जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? योजी ऊतक के द्वारा जुड़ा हुआ था। और योजी एक बंदे ऊतक है। योजी क्या है? बंदे ऊतक है। बंदे ऊतक का मतलब है ये कोई क्रिया नहीं करता, न जनन में भाग लेता है। ये केवल परागकोश को जोड़े रखने का कार्य करता है। जो परागकोश किससे जुड़ जाता है? पुतंतु से जुड़ जाता है। देखिए फिर अपन पढ़ रहे हैं, दोबारा से करते हैं। नरयुग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास। नरयुग्मोद्भिद का अर्थ होता है युग्मक का निर्माण। अब नरयुग्मक कौन सा होगा? नरयुग्मक जो होता है उसे अपन कहते हैं परागकण। तो किसका विकास? परागकणों का विकास। अब परागकणों का विकास और उसकी क्या पढ़ेंगे अपन? संरचना पढ़ेंगे। अब परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। अब अपन यहाँ जाओ, अपन ने कहा कि नर, उसका नर भाग कौन सा होता है? पुमंग होता है। और पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर होता है। और पुंकेसर के शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है? परागकोश पाया जाता है, जो इसका कौन सा होता है? जनन का भाग होता है। अब अपन चर्चा कर रहे हैं कि जो परागकोश होता है, अब परागकोश में किस क्या पाए जाते हैं? परागकणों का निर्माण होता है। या परागकोश में किसका निर्माण होता है? परागकणों का निर्माण होता है। अब अपन चर्चा करेंगे कि परागकोश में कैसे परागकणों का निर्माण होता है। परागकोश सभी आवर्त बीजी पादपों में, यहाँ देखना बेटे, यह परागकोश सभी आवर्त बीजी पादपों में कितना वो पाया जाता है? इसमें 2 लोब पाए जाते हैं। आवर्त बीजी पादपों के परागकोश में कितने लोब पाए जाते हैं? ये 2 लोब पाए जाते हैं। एक लोब ये रहा और एक लोब, 2 लोब पाए जाते हैं। और प्रत्येक लोब में, जैसे एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, प्रत्येक लोब में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। प्रत्येक लोब में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? 2 चैम्बर बोल दें हम। कितने पाए जाते हैं? 2 चैम्बर। यूं समझे जैसे ये कोई कमरा है और उस कमरे में 2 भागों में, और प्रत्येक कमरे को अपने कितने भागों में बांट दिया? 2-2 प्रकोष्ठ में बांट दिया। इस प्रकार एक परागकोश में, इस प्रकार एक परागकोश में कुल 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ये देखो, एक प्रकोष्ठ ये हो गया, एक प्रकोष्ठ ये हो गया,
एक ये वाला और ये। आवर्त बीजी पादपों के परागकोष्ठ में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4, नहीं 4, 2 तो लोब हो गए, 4 प्रकोष्ठ हो गए। एक ये वाला, 1 2 3 और 4, इस प्रकार 4 चैम्बर। इन चैम्बरों को ही लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इन चैम्बरों को ही क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी, या फिर क्या कहते हैं? परागपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? परागपुट कहते हैं। तो समझिए, उमंग था, उमंग की इकाई क्या थी? पुंकेसर थी। पुंकेसर के शीर्ष पर क्या पाया गया? परागकोश पाया गया। परागकोश क्या है? जनन का भाग है। इस परागकोश जनन का भाग है जो किसके द्वारा? योजी उत्तक के द्वारा जुड़ा होता है। और योजी उत्तक कैसा होता है? एक बंदे उत्तक होता है। प्रत्येक परागकोश में कितने? 2 क्या पाए जाते हैं? 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, या 2 लोब पाए जाते हैं। और प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। और ये जो आगे चल करके विकास में या नर मोर्बिड के परिवर्तन में किसका निर्माण करते हैं? लघु बीजाणु धानी या फिर परागपुट का निर्माण करते हैं। यह क्या है? उमंग की संरचना। ये उमंग है। उमंग उसका नर भाग होता है, जिसको अपन पहले भी चर्चा कर चुके थे। इसके शीर्ष पर परागकोश होता है, योजी और पूतंतु। इस प्रकार उमंग कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है, परागकोश, योजी और पूतंतु। परागकोश जनन का मुख्य भाग होता है। तो आगे चलें अपने विकास में। अब यहाँ पर एक चीज समझना है। अभी अपने कहा कि आवर्त बीजी पादपों में कितने? 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। इन 4 लघु बीजाणु धानी को अपन क्या कहते हैं? अभी कहा अपने परागपुट भी कहते हैं। किंतु अपवाद यहाँ पर बहुत मोस्ट है। अपवाद है मालवेसी कुल के पादपों में। मालवेसी कुल के पादपों में परागकोश, मालवेसी कुल के पादपों में परागकोश में केवल एक ही लोब पाया जाता है। अपवाद क्या है? मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं उनके परागकोश में क्या पाया जाता है? केवल एक ही लोब पाया जाता है। अतः वो कैसे? उनमें लघु बीजाणु धानी संख्या कितनी होती है? तो वो द्विकोष्ठीय होते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि मालवेसी कुल के पादपों में परागकोश कितना लोब होता है? सिंगल लोब होता है, न कि डबल लोब होता है। इसलिए अगर उनकी संरचना देखेंगे तो अपन यूं ही होती है। अब इसको काटेंगे तो केवल ये एक तो लोब हो गया और इसमें 2 कक्षक होते हैं। ये आपको याद रखना है। अपवाद है मालवेसी कुल के पादपों में परागकोश के कितने लोब पाए जाते हैं? एक ही पाए जाते हैं। अतः उनमें लघु बीजाणु धानी की संख्या कितनी होती है? 2 ही होती है। ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे लघु बीजाणु धानी। अब अपना पॉइंट आ रहा है लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। लघु बीजाणु धानी।
आवर्त बीजी पादपों में लघु बीजाणुधानी की चर्चा कर रहे हैं। लघु का मतलब होता है छोटा, बीजाणुधानी मतलब जिसमें क्या पाए जाते हैं, कोई बीजाणु पाए जाते हैं। और यहाँ पर बीजाणु का अर्थ होता है पराग कणों का निर्माण। यहाँ पर लघु बीजाणुधानी का क्या अर्थ होता है, पराग कणों का निर्माण। लघु बीजाणुधानी एक सुनिश्चित, लघु बीजाणुधानी एक सुनिश्चित, यहाँ पर समझिए बेटे, लघु बीजाणुधानी क्या है, एक सुनिश्चित, जैसे अपन मान लें ये कोई लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी एक सुनिश्चित, लघु बीजाणुधानी एक सुनिश्चित बाह्य स्तर के द्वारा गिरी हुई होती है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये कोई लघु बीजाणुधानी है, ये किसके द्वारा गिरी होती है, बाह्य स्तर के द्वारा गिरी होती है। किसके द्वारा गिरी होती है, एक बाह्य स्तर के द्वारा गिरी हुई होती है। ये लघु बीजाणु है, ये लघु बीजाणुधानी है। इस लघु बीजाणुधानी के चारों ओर एक स्तर पाया जाता है जिसे एक्टोडर्म कहते हैं, एक्टोडर्म या बाह्य स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य स्तर कहते हैं। समझो बेटे अपन क्या पढ़ रहे हैं, लघु बीजाणुधानी। अब तक नहीं समझ में आया तो दोबारा समझें कि आवर्त बीजी पादपों में नर जननांग क्या होता है, पुंमंग होता है। और पुंमंग की इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है, परागकोश पाया जाता है। और परागकोश क्या करता है, जनन का भाग होता है। और परागकोश में किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। और परागकोश योजयुतक के द्वारा जुड़ा होता है। और प्रत्येक परागकोश में कितने, 2 लोब पाए जाते हैं। और प्रत्येक लोब में कितने, 2 चैम्बर पाए जाते हैं। इस प्रकार आवर्त बीजी पादपों के परागकोश में 4 चैम्बर हो गए, जिन्हें जो किसका निर्माण करते हैं, लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी को ये अपन क्या कहते हैं, परागपुट कहते हैं। अब अपन चर्चा कर रहे हैं लघु बीजाणुधानी। तो हमने कहा कि लघु बीजाणुधानी के चारों ओर एक स्तर पाया जाता है। इस स्तर को क्या कहते हैं अपन, बाह्य स्तर कहते हैं। अब जो बाह्य स्तर होता है, बाह्य स्तर कहते हैं। अब परागकोश के चारों ओर देखो, ये बाह्य स्तर हो गया। अब बाह्य स्तर, अब इसके अंदर दिग्द्योतक कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, दिग्द्योतक उत्तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दिग्द्योतक उत्तक पाए जाते हैं। अब इनके जो दिग्द्योतक उत्तक है, ये विकास के समय, इसका विकास हो रहा है, नरविमोर्भिद का निर्माण पढ़ रहे हैं अपन। तो यहाँ पर ये जो दिग्द्योतक उत्तक है, ये जो मैं बना रहा हूँ, इन दिग्द्योतक उत्तकों में संरचनात्मक परिवर्तन होता है। इन दिग्द्योतक उत्तकों में क्या होता है, संरचनात्मक परिवर्तन होता है या विकास होता है। इन विकास के समय इन दिग्द्योतक उत्तकों में से इनकी जो कोशिका होती है उन्हें हाइपोडर्मल कोशिका भी कहते हैं। हाइपोडर्मल, शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर मैं दोबारा समझा रहा हूँ। अपन कह रहे हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के चारों ओर एक क्या पाया जाता है, बाह्य स्तर पाया जाता है। बाह्य स्तर के अंदर इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, हाइपोडर्मल कोशिकाएं पाई जाती है। हाइपोडर्मल कोशिकाओं में क्या हो रहा है, संरचनात्मक विकास हो रहा है। संरचनात्मक विकास हो रहा है तो इनमें से एक कुछ कोशिकाएं आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। एक कोशिका आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। विकास के दौरान एक कोशिका आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और जो बड़ी कोशिका हो गई, इस कोशिका को कहते हैं परकुशक कोशिका। परकुश क्या कहते हैं, परकुश कोशिका, या
इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी कि परपुष्प कोशिका को आर्ची स्पोरेंजियल कोशिका कहते हैं। आर्ची स्पोरेंजियल सेल्स है। इधर समझ बेटे, ये लघु बीजाणुधानी होगी। लघु बीजाणुधानी के चारों ओर एक स्तर पाया जाता है। इस स्तर को क्या कहते हैं अपन, एक्टोडर्म या बाह्य क्या बाह्य स्तर कहते हैं। बाह्य स्तर के चारों अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें कौन सी कोशिकाएं होती है, हाइपोडर्मल कोशिका होती है। हाइपोडर्मल कोशिकाओं में क्या होता है, संरचनात्मक विकास होता है, जिनमें एक कोशिका आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और बड़ी हो करके इसे क्या कहते हैं, परपुष्प कोशिका कहते हैं। ये परपुष्प कोशिका को इंग्लिश में आर्ची स्पोरेंजियल सेल भी कहते हैं। अब इस परपुष्प कोशिका में एक विभाजन होता है। यहाँ समझो, इस परपुष्प कोशिका में क्या होता है, विभाजन। इस परपुष्प कोशिका में क्या होगा, विभाजन होता है, और इसके विभाजन से एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका, क्या, एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका तथा एक बीजाणु तथा एक प्राथमिक बीजाणु कोशिका का निर्माण होगा। यहाँ पर समझिए आप लोग, थोड़ा सा एक बार से समझिए। अभी अपन ने कहा, थोड़ा सा ये बना लेते हैं। हमने कहा कि ये लघु बीजाणुधानी है। इस लघु बीजाणुधानी का बाहरी भाग क्या कहलाता है, एक्टोडर्म। इसके अंदर एक बड़ी कोशिका हो गई। इस बड़ी कोशिका को अपन ने क्या नाम दिया, परपुष्प कोशिका। यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, विभज्योतक ऊतक। ठीक है, अब विभज्योतक ऊतक हो गया, ये क्या हो गया, परपुष्प कोशिका। इस परपुष्प कोशिका में क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, और इसके विभाजन से बाहर की ओर एक कोशिका बनती है। उसे तो अपन कहते हैं एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका। बाहर की ओर क्या बनती है, एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका, तथा अंदर की ओर क्या बनती है, एक प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। समझिए, इसको पढ़ने मिले, क्या पढ़ रहे थे अपन, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के अंदर अपन आगे कि परपुष्प कोशिका है। परपुष्प कोशिका में क्या होता है, एक विभाजन होता है, और इसके विभाजन से बाहर की ओर एक कोशिका बनती है, जिसका नाम है प्राथमिक द्वितीय कोशिका, तथा अंदर की ओर भी एक कोशिका बनती है, जिसे क्या कहते हैं, प्राथमिक बीजाणु कोशिका। अब ये जो एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका और दूसरी कौन सी बन गई, प्राथमिक बीजाणु जन। इस प्राथमिक द्वितीय कोशिका के द्वारा इसका निर्माण होगा, परतों का निर्माण होगा, और इस एक प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका आगे चल करके किसका निर्माण करेगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसका निर्माण करती है आगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, और इस अर्धसूत्री विभाजन से इसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण।
तो पराग कणों का निर्माण किसके द्वारा होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और पराग कणों के लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन। क्योंकि पराग कण को अपन लघु बीजाणु भी कहते हैं। पराग कणों को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या इसको बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। और कौन से विभाजन के द्वारा होता है? ये याद रखना आपको, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो परागकण कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। परागकण कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। क्योंकि लघु बीजाणु को मात्र कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है? पराग कणों का निर्माण होता है। तो अपन ने पढ़ा लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी में देखो, धीरे धीरे समझो कि लघु बीजाणु धानी के चारों ओर एक बाह्य स्तर पाया जाता है। बाह्य स्तर के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? हाइपोडर्मल कोशिकाएं पाई जाती है। हाइपोडर्मल कोशिकाएं विकास के समय क्या होता है? इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है। इन संरचनात्मक परिवर्तनों से क्या बन जाता है? एक बड़ी कोशिका बन जाती है। इस बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? परपुष्प कोशिका या फिर आर्ची स्पोरेंजियल सेल बोलते हैं। इस आर्ची स्पोरेंजियल सेल में क्या होता है? एक विभाजन होता है। विभाजन से कितनी कोशिका बनती है? 2 कोशिका बनती है। एक कोशिका बाहर की ओर और एक अंदर की ओर बनती है। जो बाहर की ओर कोशिका बनती है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक द्वितीय कोशिका। जो अंदर की ओर बनती है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक बीजाणु कोशिका। प्राथमिक बीजाणु कोशिका आगे चल करके किसका निर्माण करती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इस अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा? परागकण का निर्माण होगा। और परागकण ही क्या होता है? नर होता है, जो परागकण के द्वारा शिकाग्र पर पहुंचेगा। चर्चा करेंगे। और परागकण को ही अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अब अपन? परागकोश भित्ति। देखिए, परागकोश भित्ति का निर्माण किसके द्वारा हुआ? यहाँ पर देखो, किसके द्वारा होगा? प्राथमिक द्वितीय कोशिका के द्वारा। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आ जाइए। अपन पढ़ रहे पराग कोश भित्ति। क्या पढ़ेंगे अब? पराग कोश भित्ति। देखो, अपन ने नर, अपना टॉपिक क्या है? नर युग्मकोद भित्ति संरचना और विकास। नर युग्मोद्भिद की संरचना और विकास में अपन ने कहा, क्या पढ़ के आए? थोड़ा रिवीजन करेंगे। क्या पढ़ा अपन ने भाई? आवर्ती बीजी पादपों का नर भाग कौन सा होता है? पुमंग होता है। पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है। पुंकेसर के शीर्ष भाग पर परागकोश होता है। परागकोश आवर्ती बीजी पादपों में नर भाग का क्या होता है? जनन का भाग होता है। प्रत्येक परागकोश में क्या पाए जाते हैं? 2 लोब पाए जाते हैं। प्रत्येक लोब में कितने? 2 क्या पाए जाते हैं? चैम्बर पाए जाते हैं, जो विकास में संरचनात्मक परिवर्तनों के द्वारा किसका निर्माण करते हैं? लघु बीजाणु दानी का निर्माण करते हैं। लघु बीजाणु दानी को ही क्या कहते हैं? परागपुट कहते हैं। और एक लघु बीजाणु दानी के चारों ओर क्या पाया जाता है? एक सुव्यवस्थित स्तर पाया जाता है, जिसको अपन ने क्या कहा? एक्टोडर्म कहते हैं। इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? हाइपोडर्मल कोशिका पाई जाती है। विकास के समय हाइपोडर्मल कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। और एक हाइपोडर्मल कोशिका क्या करती है? वृद्धि कर जाती है, बड़ी हो जाती है। और उसको अपन क्या कहते हैं? पर पशु कोशिका, परपुष्प कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परपुष्प कोशिका कहते हैं। परपुष्प कोशिका में क्या होता है भाई? विभाजन होता है। और इसके विभाजन से एक बाहर की ओर प्राथमिक द्वितीय कोशिका बनती है तथा अंदर की ओर एक प्राथमिक बीजाणु कोशिका बनती है। प्राथमिक द्वितीय कोशिका आगे चल करके किसका निर्माण करती है? परागकोश भित्ति का निर्माण करती है। और प्राथमिक बीजाणु कोशिका से किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। और इसके अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं? परागकणों का निर्माण होता है। चलो,
अब अपन थोड़ा सा आ जाते हैं परागकोश भित्ति। इसमें आ जाते हैं परागकोश भित्ति में आ जाते हैं। देखिए आवर्त बीजी पादपों या परागकोश के चारों ओर, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, लघु बीजाणुधानी के चारों ओर कितने स्तर पाए जाते हैं? 4 स्तर पाए जाते हैं। लघु बीजाणुधानी के चारों ओर कितने स्तर पाए जाते हैं? 4 स्तर पाए जाते हैं। देखिए एक बार थोड़ा सा अपन आउट डायग्राम बनाते हैं। ये एक परागकोश का चित्र बना रहे हैं। एक परागकोश में कितने कोष्ठक हो गए? देखो 4 हो गए। एक अपने ये वाला भाग, एक ये वाला, एक ये, ठीक है। ये तो हो गया क्या? बीजाणु जन, या क्या कह सकते हैं इसे? अभी अपने कहा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका के चारों ओर कितने स्तर पाए जाते हैं? परागकोश भित्ति में कितने स्तर पाए जाते हैं? 4 स्तर पाए जाते हैं। ये चारों क्रम से होते हैं, इनको आपको क्रम से याद रखना है, इनका क्रम होता है। तो चारों में सबसे बाहरी स्तर, फिर इसके बाद में दूसरा स्तर, फिर उसके बाद में ये तीसरा स्तर, और इसके बाद में अंत में कौन सा स्तर आ गया? चौथा। इस प्रकार एक लघु बीजाणुधानी के चारों ओर कितने स्तर पाए जाते हैं? 4 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहरी स्तर को बाह्य त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा। दूसरा कौन सा हुआ? दूसरे स्तर को कहते हैं अपन अंतःस्थिशियम। अंतःस्थिशियम। दूसरा स्तर कौन सा हो गया? अंतःस्थिशियम, या इसे अपन कहते हैं क्या? एंडोथीशियम। कौन सा? एंडोथीशियम। सबसे बाहरी स्तर कौन सा हुआ? बाह्य। बाह्य स्तर, बाह्य त्वचा के नीचे अंतःस्थिशियम, अंतःस्थिशियम के नीचे मध्य स्तर, और मध्य स्तर के नीचे कौन सा आ गया? टेपिटम। देखिए बड़े समझिए, ये 4 चैम्बर वाला हो गया। इसे 4 लघु बीजाणुधानी होती है। एक परागकोश के चारों ओर कितने स्तर हो गए? 4 स्तर हो गए। कौन कौन से? बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य स्तर, टेपिटल। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4। इनको इसी क्रम में याद रखना है। तो अपन पहला लेते हैं बाह्य त्वचा। सबसे पहला स्तर कौन सा? बाह्य। सबसे पहले लेंगे अपन बाह्य त्वचा। इधर देखिए, यह सबसे बाहरी स्तर है। 3 चीज पढ़ेंगे इसके बारे में। कैसा है? सबसे बाहरी स्तर है। पहली चीज कैसा भाई? सबसे बाहरी स्तर है। क्या कितना होता है? एकल स्तर होता है। कैसा है? एकल स्तर। दूसरा क्या कार्य करता है? सुरक्षा का। परागकोश भित्तियां कितने स्तरों की बनी होती है? 4 स्तरों की। चारों स्तर कौन कौन से? बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम या एंडोथीशियम, मध्य स्तर, और सबसे अंत में कौन सा? टेपिटल स्तर। सबसे पहला अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? बाह्य स्तर। बाह्य स्तर कैसा होता है? सबसे बाहरी स्तर है।
एकल स्तर होता है और क्या कार्य करता है, सुरक्षा का कार्य करता है। दूसरा लेते हैं अपन अंतःस्थिसीय, या फिर एंडोथीसिस। अब देखो सीधा सा याद हो जाएगा, बाह्य त्वचा के नीचे के स्तर को क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा के नीचे का भाग कौन सा होता है, अंतःस्थिसियम होता है। यह भी एकल स्तर है, ये भी कैसा होता है, एकल स्तर है। एकल स्तर का मतलब केवल एक ही लेयर पाई जाती है इसकी। एकल स्तर का मतलब क्या होता है, एक ही परत पाई जाती है। और दूसरा क्या होता है कि इसकी कोशिकाओं में या इस स्तर में क्या जम जाता है, ये बहुत मोस्ट इसे याद रखना, क्या जम जाता है, अल्फा सेलुलोज जम जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज पाया जाता है। ये बहुत मोस्ट है, इसे याद रखना है कि इसमें किसका जम जाता है, अल्फा सेलुलोज जम। इस अल्फा सेलुलोज के जम जाने से ये कैसे क्या बन जाती है, इसमें पट्टियां बन जाती है। देखिए फिर समझिए, हम पढ़ रहे हैं परागकोश की भित्तियां। परागकोश में कितनी भित्तियां पाई जाती है, 4 भित्तियां पाई जाती है। सबसे बाहरी भित्ति का नाम बाह्य, कैसी होती है, सबसे बाहरी उसकी एकल स्तर होता है, क्या कार्य करती है, सुरक्षा का कार्य। बाद में आ जाओ क्या चीज़ है दूसरा, अंतःस्थिसियम। अंतःस्थिसियम भी कैसा होता है, एकल स्तर होता है, लेकिन इसमें क्या जम जाता है भाई, अल्फा सेलुलोज जम जाता है। अल्फा सेलुलोज जम जाने के बाद में कैसा बन जाता है, ये पट्टियां बन जाती है। पट्टियां बन जाने से ये कोशिकाएं कैसी होती है, ये कोशिकाएं आर्द्रताग्राही, ये वाला भाग कैसा होता है, आर्द्रता, कैसा होता है, आर्द्रताग्राही, जिससे शुष्क अवस्था में, पर समझना बेटा आपको थोड़ा सा, देखो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है, कौन से स्तर में पाई जाती है, क्वेश्चन आ जाए अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती, ऑप्शन दे दे बाह्य त्वचा, अंतःस्थिसियम, मध्य स्तर और टेपिटम। तो आपका उत्तर क्या जाएगा, अंतःस्थिसियम में क्या पाई जाती है, अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है, जिसके कारण ये स्तर कैसा हो जाता है, बोलो भाई, आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही हो जाने के बाद में क्या करता है, ये शुष्क अवस्था में नमी का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, और नमी को अवशोषण करके क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्या करेगा, सिकुड़ जाता है, इसमें क्या हो जाता है, तनाव हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाएगा, टूट, और टूट जाता है और पराग कण मुक्त हो जाते हैं। पराग कण क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। फिर समझिए, अंतःस्थिसियम में अल्फा सेलुलोज की पट्टियां बन जाती है। ये अल्फा सेलुलोज की पट्टियां कैसी होती है भाई, आर्द्रताग्राही होती है। आर्द्रताग्राही होने से इसमें क्या, शुष्क अवस्था में क्या कार्य करती है, ये और नमी का अवशोषण करती है, और नमी का अवशोषण करके ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, खिंचाव हो जाता है, और खिंचाव हो जाने से परागकोश क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये परागकोश यहाँ से क्या हो जाएगा, फट जाता है, टूट जाता है, और परागकण क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, पराग स्फुटन कहते हैं, जो कि बोर्ड 2017 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 2017 बोर्ड का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था पराग स्फुटन किसे कहते हैं, पराग स्फुटन किसे कहते हैं। तो पराग स्फुटन किसे कहते हैं, पराग स्फुटन कहते हैं परागकोश की भित्तियों का क्या होना, सिकुड़ करके टूट जाना, और टूट जाने के बाद में परागकण क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, इसे पराग स्फुटन कहते हैं। 2 स्तर हो गए, पहला स्तर हो गया बाह्य त्वचा, दूसरा स्तर कौन सा हो गया, अंतःस्थिसियम, तीसरा स्तर है मध्य स्तर। तीसरा स्तर कौन सा है, मध्य स्तर। देखिए इसका
कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इसमें इम्पोर्टेंस दो का है। एक तो आपको अंतःस्टेशियम पढ़ना है और एक बहुत ही मोस्ट कौन सा स्तर पढ़ना है, टेपिटम स्तर पढ़ना है। ये दो ही स्तर बहुत मोस्ट है, बाकी का इसमें नॉर्मल है। तो मध्य स्तर ये 2-3 परतों का होता है। ये कैसा होता है, 2-3 परतों का होता है। ये 2-3 परतों का होता है और इस 2-3 परतों वाले मध्य स्तर में क्या होता है, ये किसके बीच में होता है, देखो अंतःस्टेशियम और टेपिटम के बीच में पाया जाता है। मध्य स्तर कहाँ पाया जाता है, अंतःस्टेशियम और टेपिटम के बीच में पाया जाता है, जो 2-3 स्तरों वाला होता है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कौन सा, टेपिटम स्तर, चौथा। इसे आप स्टार लगा लो, क्वेश्चन यहीं से बनता है। चौथा स्तर है टेपिटम स्तर। चौथा स्तर कौन सा है, टेपिटम स्तर। देखिए पराग कोश के चारों ओर कितने स्तर पाए जाते हैं, 4। सबसे बाहर वाला कैसा होता है, एकल स्तर, क्या कार्य करता है, सुरक्षा का। दूसरा कौन सा स्तर, अंतःस्टेशियम, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोथीशियम। इसमें ये भी कैसा होता है, एकल स्तर होता है, किंतु इसमें क्या जम जाते हैं, एल्फा सेलुलोज। जिससे क्या बन जाती है, एल्फा सेलुलोज की पट्टियाँ बन जाती हैं। क्या कार्य करता है, ये आर्द्रता ग्राही होता है। नमी का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, जिसमें इसमें क्या हो जाता है, खिंचाव या तनाव आ जाता है, जिससे परागकोश की भित्तियाँ क्या हो जाती है, फट जाती है, परागकण क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और इसी को अपन क्या कहते हैं, पराग स्फुटन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं अपन, पराग स्फुटन कहते हैं। आ गया। अब अपन चलेंगे आगे, कौन सा, टेपिटम स्तर। यहाँ पे आइए, ये थोड़ा सा आपको समझना है, फिर इसके बाद में इसका एक डायग्राम बना करके और भी क्लियर कर देंगे। देखो सबसे यह है सबसे भीतरी स्तर है। पहला तो कैसा है, सबसे भीतरी स्तर है, मतलब सबसे लास्ट वाला स्तर है ना, या इसे आंतरिक स्तर भी कहते हैं। आंतरिक स्तर है, ये विशिष्ट प्रकार का स्तर है। ये क्या है, विशिष्ट प्रकार का स्तर। क्या कह सकते हैं, परागकोश में सबसे आंतरिक स्तर कौन तो होता है भाई, टेपिटम होता है, जो क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार का स्तर है, जो बीजाणु जन कोशिकाओं के चारों पाया जाता है। किसके चारों पाया जाता है भाई, बीजाणु जन कोशिका। अभी बीजाणु जन कोशिका कौन सी थी, जो अपने पढ़ा था ना, परपुष कोशिका। परपुष कोशिका में विभाजन हुआ और परपुष कोशिका में कितनी कोशिका बनी, 2। बाहर की ओर कौन सी थी, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और अंदर वाली कोशिका कौन सी थी, बीजाणु जन कोशिका। अब बीजाणु जन कोशिका के चारों ओर कौन सा स्तर पाया गया, टेपिटम स्तर पाया गया। टेपिटम स्तर एक विशिष्ट स्तर है, सबसे आंतरिक स्तर है। अब टेपिटम में केंद्रक और कोशिका द्रव्य स्पष्ट होता है। टेपिटम में क्या होता है, केंद्रक व कोशिका द्रव्य स्पष्ट पाया जाता है। अब क्या होता है कि परिपक्व अवस्था में जब विकास होता है और परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व अवस्था में ये कोशिकाएं कैसी हो जाती है, बहुकेंद्रिकीय या बहुगुणित हो जाती है। बहुत मोस्ट है, बहुकेंद्रिकीय या क्या हो जाती है, बहुगुणित हो जाती है। परिपक्व, कई बार क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन कि परिपक्व अवस्था में बहुकेंद्रिकीय कोशिका का उदाहरण है, तो कौन सी कोशिका देंगे, टेपिटम कोशिकाएं होती है। अब टेपिटम कोशिकाएं में वश्य प्रकृति की, ये बहुत मोस्ट लाइन बोल रहा हूँ, बहुत मोस्ट लाइन है, बहुत ही मोस्ट लाइन है। इसको आपको बहुत लंबे समय तक कंपटीशन में याद रखना है। क्या है कि टेपिटम की कोशिकाओं में वश्य प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। देखो टेपिटम कोशिकाओं में कैसी
वसीय, समझ आएगा, वसीय प्रकृति की गोलाकार कोशिकाएं पाई जाती या गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। इन गोलाकार संरचनाओं को, इन गोलाकार संरचनाओं को क्या कहते हैं? प्रोयूबिस। प्रोयूबिस्काय कहते हैं। बहुत मोस्ट है। फिर समझिए, टेपेटम कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। इन गोलाकार संरचनाओं को क्या कहते हैं अपन? प्रोयूबिस्काय कहते हैं। बहुत मोस्ट लाइन है। क्या कहते हैं? प्रोयूबिस्काय कहते हैं। प्रोयूबिस्काय में क्या हो जाता है? इधर देखो बेटे, प्रोयूबिस्काय में क्या हो जाता है? स्पोरोपोलेनिन। इन प्रोयूबिस्काय में क्या? स्पोरोपोलेनिन पदार्थ जम जाता है। फिर समझिए, टेपेटम कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं को प्रोयूबिस्काय कहते हैं। प्रोयूबिस्काय में क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन पदार्थ जम जाता है, जिससे इन्हें यूबिस्काय कहते हैं। तो प्रोयूबिस्काय किस में परिवर्तित हो गया भाई? यूबिस्काय में यहाँ पर समझो क्या है? टेपेटम कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। यह गोलाकार संरचनाएं क्या कहलाती है? प्रोयूबिस्काय कहलाती है। प्रोयूबिस्काय में क्या जम जाता है? स्पोरोपोलेनिन पदार्थ जम जाता है, जिससे किस में परिवर्तित हो गई? यूबिस्काय में। अब क्वेश्चन आता है सीधा सा, ये तो आता है यूबिस्काय का निर्माण कैसे होता है, तो ये तो अपन समझ में आ गया कैसे होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम कहेंगे कि प्रोयूबिस्काय में क्या जम जाता है? स्पोरोपोलेनिन जम जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? यूबिस्काय का निर्माण हो जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? ये बहुत कठोर पदार्थ होता है और ये परागकण के चारों ओर पाया जाता है। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है और किसके चारों ओर पाया जाता है? परागकण के। इसके कारण ही बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। किसके कारण? स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकण का जीवाश्म प्राप्त होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया कंपटीशन में, बहुत बार क्वेश्चन आ गया कि परागकण का जीवाश्म प्राप्त होता है। तो परागकण का जो जीवाश्म प्राप्त हुआ वो किसके कारण प्राप्त हुआ? स्पोरोपोलेनिन के कारण। क्योंकि स्पोरोपोलेनिन ऐसा है जिसका अपघटन नहीं होता है और लंबे समय तक ये परागकण को क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। इसलिए प्रश्न क्या आता है? परागकण का जीवाश्म प्राप्त होता है स्पोरोपोलेनिन के कारण। दोबारा चलते हैं। वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं हो गई, समझ में आ गया। जिन्हें अपन ने क्या कहा? प्रोयूबिस्काय का। प्रोयूबिस्काय में क्या जम गया? स्पोरोपोलेनिन पदार्थ जम गया। ये और ये किस में बदल गया? यूबिस्काय। क्वेश्चन आए यूबिस्काय का निर्माण होता है, अगर प्रश्न आए
यूबीज काय का निर्माण होता है। तो किसके द्वारा होता है? स्पोरोपोलिनी नामक पदार्थ के प्रोयूबिस काय में जम जाने के कारण। अब ये जो स्पोरोपोलिनी पदार्थ है, ये एक ऐसा पदार्थ है बहुत तत्वों का मिलकर के बना हुआ है। तो ये कठोर है, जैसे ये परागकण है, इस परागकण के चारों ओर ये क्या जम गया? स्पोरोपोलिनी जम गया। तो ये कई वर्षों, लाखों वर्षों तक ये इस परागकण को क्या रखेगा? सुरक्षित रखता है। तो प्रश्न क्या आता है? जीवाश्म परागकण का जीवाश्म प्राप्त होता है। या प्रश्न क्या आएगा? स्पोरोपोलिन का क्या कार्य है? परागकण की सुरक्षा करना या बाह्य त्वचा का निर्माण करना, बाह्य त्वचा का निर्माण करना, या फिर परागकण की क्या करता है? सुरक्षा करता है। या फिर क्वेश्चन क्या आएगा? यही क्वेश्चन आता है क्या? परागकण का जीवाश्म किससे प्राप्त होता है? किसके कारण प्राप्त होता है? स्पोरोपोलिन के कारण प्राप्त होता है। तो अपन ने देखो परागकोश की भित्तियाँ पढ़ी। परागकोश पर कुल कितनी भित्तियाँ पाई जाती है? 4 भित्तियाँ पाई जाती है। सबसे बाहरी भित्ति को अपन ने बाह्य त्वचा का, उसके नीचे वाली भित्ति को अपन ने क्या कहा? अंतःस्थिशियम या एंडोथीशियम का। उसके नीचे वाली मध्य स्तर होती है, और सबसे अंत वाली कौन सी होती है? टेपिटम होती है। इनमें केवल मध्य स्तर वाला भाग ही, मध्य स्तर वाला भाग ही कैसा होता है? बहुस्तरीय होता है। बाकी तीनों के तीनों भाग कैसे होते हैं? एकल स्तरीय होते हैं। तीनों के तीनों भाग कैसे होते हैं? एक। टेपिटम किसके चारों ओर पाई जाती है? बीजाणुजन कोशिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। आंतरिक होता है, एक विशिष्ट प्रकार का स्तर होता है ना, जिसमें वैसे प्रकृति की गोलाकार संरचनाओं के द्वारा। अब टेपिटम भी आगे अगर अपन डिटेल में और पढ़े, आगे की बात है, मैं थोड़ा सा आपको वैसे बता दूं कि टेपिटम स्तर 2 प्रकार का होता है। टेपिटम स्तर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक अमीबीय प्रकार का टेपिटम और एक स्रावी या ग्रंथिल प्रकार का टेपिटम। आवर्त बीजी पादपों में कौन से प्रकार का पाया जाता है? मुख्य रूप से स्रावी प्रकार का टेपिटम पाया जाता है। कौन सा? स्रावी या ग्रंथिल प्रकार का टेपिटम पाया जाता है। तो टेपिटम कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? अमीबीय टेपिटम और स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम पाया जाता है। अब आता है कि टेपिटम का क्या कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, टेपिटम का क्या कार्य है? तो देखो इधर से टेपिटम का कार्य देखो। सबसे पहला जो मुख्य 2 ही कार्य है इसके। मुख्य कार्य कितने हैं? 2 हैं। सबसे पहले तो देखो, अभी अपन ने कहा किसके चारों ओर पाया जाता है? थोड़ी देर के लिए देखो, ये बीजाणुजन है। इस बीजाणुजन के चारों ओर ये एक स्तर पाया गया। इस बीजाणुजन के चारों ओर क्या पाया गया? ये एक स्तर पाया गया। और इस स्तर को अपन ने क्या कहा? टेपिटम स्तर का। इस बीजाणुजन के अंदर कौन सी कोशिका हो सकती है या किसका निर्माण करता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? आश्रित विभाजन होता है। और आश्रित विभाजन के परिणाम स्वरूप ये क्या बन गए? परागकण। किसका निर्माण होता है? परागकणों का निर्माण। ये भाई परागकण। अब टेपिटम क्या करता है? इन परागकणों को क्या देता है? पोषण देता है। टेपिटम क्या कार्य करता है? इन परागकणों को क्या देता है? पोषण देता है। और क्या देता है? सुरक्षा भी देता है। तो परागकणों को पोषण कौन देता है? कौन से समय में? प्रश्न आए कि परिवर्धन के समय या परागकण विकास के समय, परागकण विकास के समय परागकणों को पोषण कौन प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है भाई? टेपिटम कोशिका देती है। और टेपिटम कोशिका का क्या कार्य है? इन परागकणों को पोषण या सुरक्षा देती है। अब क्वेश्चन आता है, यदि टेपिटम स्तर को निकाल दिया जाए, इसको निकाल दें, टेपिटम स्तर को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? सोचो।
अगर टेपेटम इस को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? देखो यहाँ पर टेपेटम क्या कार्य कर रहा था? किसको पोषण दे रहा था? पराग कणों, परिवर्तनशील पराग कणों को, परिवर्तनशील पराग कणों को क्या दे रहा था? पोषण दे रहा था। अब टेपेटम को अपन ने क्या कर दिया? निकाल दिया। अब किसको पोषण नहीं मिलेगा? परागकणों को पोषण नहीं मिलेगा। अब परागकणों, परिवर्तनशील परागकणों को क्या नहीं मिलेगा? पोषण नहीं मिलेगा। तो परागकण कैसे हो जाएंगे? बंधे हो जाते हैं। परागकण कैसे हो जाते हैं? बंधे। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है, टेपेटम का कार्य बताइए। या फिर कैसे क्वेश्चन आएगा? यदि टेपेटम को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन क्या आता है? यदि टेपेटम को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? अगर टेपेटम को निकाल दिया जाएगा तो जो परिवर्तनशील परागकण है, जिन परागकणों का निर्माण हो रहा है, उन परागकणों को क्या नहीं मिलेगा? पोषण नहीं मिलेगा। और पोषण नहीं मिलेगा तो ये परागकण कैसे जाएंगे? मतलब कहने का मतलब इनका परिवर्तन ही रुक जाएगा, आगे का भाग ही रुक जाएगा और परिवर्तन ये कैसे रहेंगे? बंधे रहते हैं। दूसरा कार्य देखो। अभी अपन ने कहा कि इसके ऊपर कौन सी वश्य प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, और इन वश्य प्रकृति की गोलाकार संरचनाओं को क्या नाम दिया? और फिर इसमें क्या बन जाता है? टेपेटम के द्वारा किसका निर्माण होता है? स्पोरोपोलिन का निर्माण भी होता है। और लास्ट है ये पोलन किट का निर्माण भी करते हैं। आगे आएगा पोलन किट क्या होता है? परागकणों के चारों ओर एक तेलीय प्रकृति का पदार्थ है, जिसे क्या कहते हैं? पोलन किट, जिसके कारण परागकणों में विशेष प्रकार की गंध या उसका विशिष्ट प्रकार का रंग किसके कारण होता है? पोलन किट के कारण होता है। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा? अब तक अपन ने पढ़ा कि नर युग्मोद्भिद, अपना पॉइंट था नर युग्मोद्भिद में अपन ने पढ़ा कि नर युग्मोद्भिद कौन सा भाग होता है? उसका नर भाग होता है, जिसे पुमंग कहते हैं। पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर होती है। पुंकेसर के शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है? परागकोश पाया जाता है। परागकोश क्या होता है भाई? परागकोश इसका जन्म का मुख्य भाग होता है। परागकोश में कितने लोब पाए जाते हैं? 2 लोब पाए जाते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, जो आगे चल करके किसका निर्माण करते हैं? लघु बीजाणुधानी का निर्माण करते हैं। लघु बीजाणुधानी को क्या कहते हैं अपन? परागपुट भी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी के चारों ओर क्या पाया जाता है? एक बाह्य स्तर पाया जाता है सूर्य स्तर, जिसे अपन एक्टोडर्म कहते हैं। इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं थी? हाइपोडर्मल कोशिकाएं थी। हाइपोडर्मल कोशिकाओं में क्या होता है? विशिष्ट प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन होता है। संरचनात्मक परिवर्तन के कारण एक कोशिका बड़ी हो जाती। बड़ी कोशिका को क्या कहा अपन ने? परपुष्प कोशिका कहते हैं। परपुष्प कोशिका में क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, जिसके कारण एक बाहर की ओर कोशिका बन रही है और एक अंदर की ओर कोशिका बन रही है। बाहरी कोशिका को क्या कहेंगे? बाहर की ओर कोशिका बनती है उसे प्राथमिक वित्तीय कोशिका, और अंदर की ओर कोशिका बनती है उसे बीजाणु जन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक वित्तीय कोशिका परागकोश की भित्तियाँ होती हैं, और परागकोश पर कितनी भित्तियाँ होती है? 4 भित्तियाँ होती है। कौन कौन सी? बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, मध्य स्तर और टेपेटम। इनको इसी क्रम में अपन को क्या करना? याद रखना। बाह्य त्वचा किसका कार्य करती है? सुरक्षा का कार्य करती है। अंतः त्वचा में कौन सी पट्टियाँ पाई जाती है भाई? अल्फा सेलुलोज की पट्टियाँ पाई जाती है, जिनके कारण ये क्या हो जाता है? आर्द्रता ग्राही होती है, खिंचाव और तनाव हो जाता है और ये टूट जाती है। ठीक है, अब अपन इसका एक डायग्राम देखते हैं पराग स्फुटन का कैसे होता है वो देखिए, क्योंकि ये नोट्सों में तो मैंने भेज दिया है।